हाँ, देखिए डियर स्टूडेंट, जो आज हम लोग का टॉपिक है वो है कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले तो हम लोग को ये जानना है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसका पूरा नाम क्या है और सही सही नाम क्या है। तो देखो, इसका सही नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वर्ड बोला जा रहा है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं भारत का संविधान, ये कहाँ कहा गया है, किस आर्टिकल में कहा गया है? तो वो आर्टिकल है आर्टिकल 393। 393 आर्टिकल 393 में इस एक्ट का पूरा नाम बताया गया है, जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कभी भी आप लोग इसको भारतीय संविधान या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से। अब आता है कि ये सुप्रीम लॉ है, सर्वोच्च विधि है। तो सुप्रीम लॉ है तो कैसे ये सुप्रीम लॉ है, इसको हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे, फिर और भी बातों को एक एक करके हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, सुप्रीम लॉ कैसे है, इसका आंसर मिलता है आर्टिकल नंबर 13। जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 13 है, 13 नंबर है, वो 4 पार्ट में डिवाइड है। 13 का फर्स्ट, 13 का सेकंड, 13 का थर्ड, 13 का फोर्थ। 13(1), 13(2), 13(3), 13(4). इसको अगर चारों चीज़ों को हम लोग समझ जाते हैं तो हमको पता चल जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम लॉ है। 13 के फर्स्ट में ये कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले जितने भी एक्ट बने हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के पहले जितने भी एक्ट बने हुए हैं, जैसे आईपीसी है, सीआरपीसी है, एविडेंस एक्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, यानी ब्रिटिश पीरियड में जितने भी मेजर एक्ट बने सब कॉन्स्टिट्यूशन के पहले बने। तो 13 के फर्स्ट में कहा गया है कि जो जो एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के पहले बने हैं, उस एक्ट के प्रोविज़न अगर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न से क्या कर रहे हैं, कंट्राडिक्शन ला रहे हैं, विरोधाभास प्रकट कर रहे हैं, दोनों में कोई किसी प्रकार के कन्फ्लिक्ट होता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव नहीं किया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस नहीं किया जाएगा, बल्कि उस एक्ट के प्रोविज़न को बदल दिया जाएगा। फिर से समझ जाओ, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले जितने भी मेजर एक्ट, माइनर एक्ट जो बने हैं, अगर उसका कोई भी प्रोविज़न हम लोग के इंडियन जो हमारा भारत का संविधान है उसके प्रोविज़न से अगर कोई विरोध प्रकट करता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस नहीं होगा, बल्कि हम लोग क्या करेंगे, उस ओल्ड एक्ट को, यानी जो ब्रिटिश पीरियड का एक्ट है उसको बदल देंगे। तो देखो, एक कंक्लूज़न ये निकला कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले एक्ट हैं उस पर ओवर राइट करेगा कॉन्स्टिट्यूशन। जितने भी ब्रिटिश पीरियड में लॉ बने हुए हैं उस पर प्रभावी होगा हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात कही गई 13 के फर्स्ट में। 13 का सेकंड क्या कहता है? 13 का सेकंड ये कहता है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, अब लॉ बनाने की जिम्मेदारी दी गई पार्लियामेंट को, संसद को। अगर पार्लियामेंट ने कोई ऐसा एक्ट बनाया, कोई ऐसा कानून बनाया जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न के अगेंस्ट है, जो संविधान के उपबंधों के विपरीत है, तो ऐसी कंडीशन में 13 के 2 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू कर देगा, न्यायिक पुनर्विलोकन। जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो क्या करेगा कि जो एक्ट पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया और जो एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न के अगेंस्ट जा रहा है, उस एक्ट को नल एंड वाइड कर देगा, या उस एक्ट के उस प्रोविज़न को नल एंड वाइड कर देगा जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न को ब्रीच कर रहा है। तो अब देखो, दो बातें सामने आई। एक तो सामने आई कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले जो भी एक्ट थे सबकी टेस्टिंग की जाएगी कॉन्स्टिट्यूशन से, और जो जो एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के पहले बने हुए थे, अगर उनमें और कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रकार के कन्फ्लिक्ट होगा तो वो पुराना वाला एक्ट बदल दिया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं होगा। 13 का सेकंड क्या कहता है? अगर हमारी सरकार ने, हमारी पार्लियामेंट ने कोई एक्ट बनाया और उस एक्ट के प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न के अगर अगेंस्ट है, तो हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन है, उसको ये बोला गया है कि आप क्या करो कि जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्विलोकन करके आप उस एक्ट को, या तो होल एक्ट को या उस एक्ट के उस प्रोविज़न को नल एंड वाइड कर दीजिए जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न को ब्रीच कर रहा है।
तो 13 के फर्स्ट और 13 के सेकंड से दो बातें समझ में आई कि कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर होगा। कोई कानून कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर नहीं है। तीसरी बात, 13 का 3, 13 का 3, देखो 13 का थर्ड क्या कहता है कि जो व्हाट इज़ लॉ। आप सभी लोग लॉ ग्रेजुएट हो, आपसे अगर पूछा जाए व्हाट इज़ लॉ, लॉ क्या है, तो इसका जो प्रॉपर आंसर है, अप्रोप्रिएट आंसर है, वो 13 के 3 में है। 13 का 3 क्या कहता है, 13 का 3 क्या कहता है, लॉ क्या है, एक्ट। एक्ट मतलब अधिनियम जो पार्लियामेंट बनाता है। लॉ क्या है, रूल्स, रेगुलेशन, ऑर्डर, ऑर्डिनेंस, ये जितने भी चीज़ें बनाई जाती हैं पार्लियामेंट के थ्रू, वो सब के सब क्या है, लॉ है। जैसे आप लोग पढ़ोगे कि जब पार्लियामेंट यानी हाउस सेशन में नहीं रहता और ये ज़रूरी पड़ता है कि कानून बनाना बहुत ज़रूरी है, तो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को आर्टिकल 123 में ये राइट्स मिला हुआ है कि वो ऑर्डिनेंस जारी कर सकते, अध्यादेश, जिसकी वैलिडिटी 6 मंथ होती है, तो वो भी क्या है, लॉ है। इसी प्रकार अगर स्टेट की असेंबली है, हाउस में नहीं है, विधानसभा, और हमारे गवर्नर को ज़रूरत पड़ती है कोई लॉ बनाने की, तो गवर्नर भी 213 में ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं, तो ऑर्डिनेंस भी लॉ है। ठीक है, तो लॉ क्या है, एक्ट, रेगुलेशन, ऑर्डिनेंस, रूल्स, रेगुलेशन, जितने हैं सबको सब हम लोग बोलते हैं लॉ। 13 का 4, 13 का 4 क्या कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल में जो कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग अमेंडमेंट करते हैं, जैसे हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन में 106 अमेंडमेंट कर चुके हैं, 106 अब तक संविधान में संशोधन हो चुके हैं। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है वो लॉ नहीं है। ये आपसे पूछा जाता है किस आर्टिकल में ये बोला गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन अधिनियम, कानून नहीं है, तो आपका आंसर होगा 13 का 4। तो देखो आर्टिकल नंबर 13 जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, उसी से हम गवर्न होते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ है। अब आता है कि जो संविधान है, इसको अगर हमको डिफाइन करना हो, इसको परिभाषा देना हो, हम इसको क्या, किस रूप में इसको परिभाषित करें। देखो जो कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी शब्द है संविधान, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस विधान। सम मतलब सिमिलर, विधान मतलब लॉ। ऐसा कानून जो सभी के लिए समान है, कोई भेदभाव संविधान में नहीं किया गया है, सबके लिए बराबर बराबर कानून है, न जात के आधार पर, न धर्म के आधार पर, न लिंग के आधार पर, किसी बेसिस पर कोई डिस्टिंग्विश संविधान ने किया ही नहीं है। चाहे वो मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे वो माइनॉरिटी क्लास का हो, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, कहीं का भी रहने वाला हो, सबको संविधान ने बराबर बराबर स्थान दिया है। तो संविधान को जब परिभाषित करना हो, ऐसा विधान, ऐसा कानून जो सभी को, भारत में रहने वाले सभी लोगों को बराबर बराबर अधिकार देता है, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करता। रही बात जो हमारे यहाँ के माइनॉरिटी क्लास के लोग हैं, अल्पसंख्यक हैं, जिनकी संख्या बहुत कम है, उनको तो प्रोटेक्शन दिया गया है, उनको तो प्रोटेक्शन दिया गया है आर्टिकल नंबर 29, आर्टिकल नंबर 30 में, कि आपको जो हिंदू के अलावा लोग हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, ईसाई कम्युनिटी के लोग हैं, सिख कम्युनिटी के लोग हैं, उनको प्रोटेक्शन दिया गया है कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, आपको पूरा का पूरा संरक्षण दिया गया। और इसके साथ साथ उनके लिए कमीशन भी बनाया गया है, आयोग, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राज्य अल्पसंख्यक आयोग। इसके अलावा जो लोग दलित हैं, पिछड़े हैं, उनको तो और प्रोटेक्शन दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में कि आपको गवर्नमेंट जॉब में, सरकारी नौकरियों में आपके लिए अलग से रिजर्वेशन आप जानते हैं, और उनको लिए कमीशन भी बनाया गया है।
नेशनल बैकवर्ड कमीशन, नेशनल एससी कमीशन, नेशनल एसटी कमीशन सब बनाया गया है कि क्योंकि किसी भी प्रकार से किसी भी जो कम्युनिटी के बैकवर्ड कमीशन के कमेटी के लोग हैं, एससी कमेटी के कम्युनिटी के लोग हैं, एसटी कम्युनिटी के लोग हैं, उनके साथ कोई भेदभाव ना हो, कोई डिस्टिंग्यूज ना हो, बल्कि उनको भी अपॉर्चुनिटी दिया गया है हमारे आर्टिकल 15 में, आर्टिकल 16 में, कि वो लोग भी आगे बढ़ सके। तो संविधान का अर्थ समझ में आया? ऐसा विधान जिसमें सबकी व्यवस्था की गई है, एससी, एसटी, ओबीसी, महिला और जो हमारे माइनॉरिटी क्लास के लोग हैं। अभी जो लेटेस्ट में 106 नंबर का जो कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, 106 नंबर का जो संविधान में संशोधन हुआ है, बिल्कुल लेटेस्ट में, उसमें वुमेंस को, जो महिलाएं हैं, उनको जो है असेंबली में क्या किया गया, रिजर्वेशन दिया गया, लोकसभा में, विधानसभा में, कि आप लोग भी 30% सीट, 1/3 सीट आपके लिए होगी। अब क्या है कि जो लोकसभा हमारी है उसमें जो वुमेन्स है उनका रिप्रेजेंटेशन 1/3 कर दिया गया। इसी को हम लोग बोलते हैं संविधान। ऐसा विधान जो सबके लिए समान व्यवस्था बनाता है। अब देखिए क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आती हैं। प्रतियोगितात्मक जो परीक्षाएं होती हैं, जुडिशरी की होती हैं आप लोग की, उसमें ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। सबसे पहले आपको कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल्स को समझना है और याद रखना है। कौन सी आर्टिकल किस चीज़ के लिए बनी हुई है वो आपके एग्ज़ाम में आएगी। जैसे आपसे पूछा गया कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, हमारे राष्ट्रपति हैं, उन पर अगर इम्पीचमेंट लगता है, महाभियोग लगता है, तो किस आर्टिकल में? तो आपको मालूम हो कि 61, आपको तुरंत मालूम हो 61। आपसे पूछा जाए कि नेशनल इमरजेंसी है, स्टेट इमरजेंसी है, फाइनेंशियल इमरजेंसी है, ये सब जो इमरजेंसियाँ होती हैं ये किस आर्टिकल में दिया गया, तो आप इसको इजी वे में बता सकिए कि जो नेशनल इमरजेंसी है 352 में, स्टेट इमरजेंसी जो है 356 में, जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है 360 में। तो आपका क्या होगा कि आर्टिकल्स पर आपको पकड़ बनानी है, और जैसे जैसे क्लास चलती रहेगी वैसे वैसे आप लोग आर्टिकल्स पर पकड़ बनाते रहेंगे। एक समय ऐसा आएगा कि आपको सारी आर्टिकल्स जितनी कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरत है वो आप लोग को याद हो जाएगी। दूसरी चीज़ जो कॉन्स्टिट्यूशन में आता है वो है केस लॉ। देखिए केस लॉ दो तरह के हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, एक तो लीडिंग केसेस हैं और एक है करंट केसेस। देखिए लीडिंग केस उस केस को बोला जाता है जो ऑलरेडी डिसाइड कर दिया गया है, जो ऑलरेडी डिसाइड कर दिया गया है, और वो क्या करता है, किसी आर्टिकल्स को या किसी प्रोविजंस को लीड करता है, उसको हम लोग बोलते हैं लीडिंग केस। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के लीडिंग केसेस में मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस है केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला, मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस, AIR 1973 सुप्रीम कोर्ट। इसी तरह इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण का केस है, सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का केस है, मिनरवा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, ज्ञान कौर वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब का केस है, नवीन जिंदल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। तो ऐसे ढेर सारे केसेस हैं जो आपको लीडिंग केस के रूप में हैं जो आपको याद करने हैं। अब इसमें देखो एग्ज़ाम में क्या आता है, सबसे पहले आपको केस का नाम मालूम होना चाहिए। अब जैसे उन्होंने दे दिया केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो सही है? नो सर, नहीं सर, नहीं सर। आपको जल्दीबाजी में टिक नहीं लगा देना है MCQ में कि आपने देखा केशवानंद भारती तुरंत लगा दिया, अब बाद में पता यह चला कि डी वाला आंसर जो लास्ट में दिया था वही सही था। ए में उसने फंसाने के लिए एग्जामिनर ने आपको दे दिया केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये केस है केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला। तो केस का पूरा नाम आपको मालूम होना चाहिए। दूसरी चीज़ किस ईयर का है, किस ईयर का है। तीसरी चीज़ किस कोर्ट का है, ये जो केस डिसाइड हुआ है ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का केस है
या ये केस जो है हम लोगों का कोई हाई कोर्ट का केस है, कहाँ का केस है, ये आपको मालूम होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन के केसेस में आपको डरने की ज़रूरत नहीं। न तो कोई केस आपको प्रिवी काउंसिल का मिलेगा, ना कोई केस हाउस ऑफ लॉर्ड का मिलेगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद ही कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड केसेस आए हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद हमारे यहाँ की जो कोर्ट है, जिनके केसेस को एआईआर में कंपाइल किया जाता है, वो केवल दो हैं, ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। इसी के केसेस को तो एआईआर में डाला जाता है। तो आप लोग को डरने की ज़रूरत नहीं, जो भी केसेस होगा या तो सुप्रीम कोर्ट का है या तो हाई कोर्ट का होगा। बाकी और एक्ट में, आईपीसी में, यूडेंस में, सीपीसी में आपको क्या करना है, ये भी ध्यान रखिएगा, ढेर सारे केसेस आपको प्रिवी काउंसिल के मिलेंगे, बहुत से केसेस आपको हाउस ऑफ लॉर्ड के मिलेंगे। तीसरे, कॉन्स्टिट्यूशन में तो आप बिल्कुल अपने को फ्री होकर ध्यान रखना है कि केसेस सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के होंगे। उस केस में क्या कहा गया, ये आपको ध्यान में रखना है। तो केस में आपको पकड़ बनानी है। लीडिंग केसेस में केस का पूरा नाम, ईयर, कोर्ट का नाम, और इसके बाद उस केस में क्या डिसाइड किया गया। जैसे फॉर एग्जांपल प्रीएम्बल, क्या नाम है, केशवानंद भारती का केस है, जो हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत इम्पोर्टेंट केस है। इसको हम लोग क्या जानते हैं कि इसमें वैसे तो बहुत सी चीज़ें डिसाइड की गई, लेकिन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दो चीज़ें आप लोग पकड़ लीजिए। पहला चीज़, यह सुप्रीम कोर्ट में 13 जजेस की बेंच बैठाई गई थी, और पहली बार 13 जजेस बैठाए गए, और ना अब कभी भविष्य में बैठाए जाएंगे। कभी भी फ्यूचर में अब 13 जजेस को कभी नहीं बैठाया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अब जो जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना दी गई है 5, 7, 9, 9 से बड़ी कभी भी कोई बेंच नहीं होगी सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन उस समय चूँकि ये केस बहुत इंपॉर्टेंट था, 13 जजेस को बैठाया गया, और इन जजेस ने ये डिसाइड किया प्रीएम्बल इज़ द पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो प्रस्तावना है, उद्देशिका है, वो संविधान का अभिन्न अंग है, ये डिसाइड कर दिया गया। दूसरा चीज़ इसमें डिसाइड किया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग कोई भी अमेंडमेंट कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में जो 395 आर्टिकल्स हैं, उसमें हम लोग किसी भी आर्टिकल्स में अमेंडमेंट कर सकते हैं, बट अमेंडमेंट ऐसा ना हो जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को ब्रीच करता हो। ये किस केस में कहा गया, केशवानंद भारती के केस में कहा गया। तो ऐसे आप लोग को आगे बताते चलेंगे कौन कौन से केस पढ़ने हैं, एक एक करके आप लोग सारे केसेस को लीडिंग केस के रूप में पढ़ेंगे। दूसरा, केसेस में नंबर आता है करंट केसेस। देखो, करंट केसेस में आप लोग को दो तरह के केसेस पढ़ने हैं। पहला तो सुप्रीम कोर्ट के जितने भी केसेस कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड करंट होते हैं, वो आपको पढ़ने हैं। दूसरा, जिस स्टेट की आप जुडिशरी दे रहे हैं, जिस स्टेट का आप हायर जुडिशरी दे रहे हैं, उस स्टेट के हाई कोर्ट के द्वारा डिसाइडेड कॉन्स्टिट्यूशन के केसेस। अगर आप यूपी का हायर जुडिशियल दे रहे हैं, आप यूपी का सिविल जज दे रहे हैं, तो आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट के केसेस पर पकड़ बनानी पड़ेगी। इसी प्रकार अगर आप बिहार का दे रहे हैं, तो बिहार में आपको पटना हाई कोर्ट के केसेस पर पकड़ बनानी पड़ेगी। रही बात सुप्रीम कोर्ट, तो उसमें सभी स्टूडेंट को पढ़ना है, उसमें तो कोई भेदभाव नहीं, सबको पढ़ना है। इसको बोलते हैं हम लोग लेटेस्ट केसेस या करंट केसेस। तीसरा रोल जो कॉन्स्टिट्यूशन में आप लोग को इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अक्सर आपसे पूछा जाता है कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या कहा गया, या ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किस चीज़ से रिलेटेड है। तो देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होता है, वो होता है आर्टिकल 368 में। आर्टिकल 368 में अनुच्छेद 368 के तहत हमारी पार्लियामेंट जो होती है, वो संविधान में संशोधन करती है। साउथ अफ्रीका से हम लोगों ने इस प्रोविज़न को लिया है। अब उस प्रोविज़न को यूज़ करके हमारी पार्लियामेंट ने अब तक आज की डेट में 106 अमेंडमेंट कर डाले, 106। अब आपको 106 तो नहीं याद कर सकते, लेकिन आप उतना तो याद करना ही पड़ेगा जितना आपको ज़रूरत है। जैसे इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला,
जो ओल्ड अमेंडमेंट है, ओल्ड अमेंडमेंट, उस पर आपको पकड़ बनानी है। जैसे एग्जामिनेशन में अक्सर पूछा जाता है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम क्या है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो हमारी पार्लियामेंट ने 1951 में किया था, 1951 में, 1951 में। और इसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में एक नई शेड्यूल्स जोड़ी गई जिसको हम लोग कहते हैं 9वीं अनुसूची। 8 अनुसूचियाँ, 8 शेड्यूल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबरान्स ने हम लोगों को बनाकर दिया था। 9th नंबर के शेड्यूल्स को अमेंडमेंट करके जोड़ी गई, 10th नंबर को अमेंडमेंट करके जोड़ी गई, 11th नंबर को अमेंडमेंट करके जोड़ी गई और 12th को भी अमेंडमेंट करके जोड़ी गई। तो प्रेजेंट में जो शेड्यूल्स हैं वो 12 है, 12। तो जो 9th नंबर के शेड्यूल्स है वो आई कहाँ से? वो आई है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा किस किस आर्टिकल में अमेंडमेंट किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन सी आर्टिकल को टच किया गया अमेंडमेंट के लिए। क्योंकि अभी एमपी जुडिशरी में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया है अमेंडमेंट से, अभी बताते हैं आप लोग को, जो अभी एमपी जुडिशरी हुआ है परसों। तो जैसे फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा जो आर्टिकल को टच किया गया, आर्टिकल में अमेंडमेंट किया गया 15, 15, 19, 19, 85, 15, 19, 85, 87, 174, 176, 341, 342, 372 and 376, 15, 19, 85, 87, 174, 176, 341, 342, 372 और 376। ये हायर जुडिशल और जुडिशरी में बराबर आपसे पूछा जाता है। और जब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो स्टूडेंट नाराज़ होता है, सर पेपर बहुत टफ आया। तो पेपर तो टफ आएगा ही, आपको क्लास 1 मजिस्ट्रेट बनाया जा रहा है, आपको एडीजे बनाया जा रहा है, तो आप क्या चाहते हो कि बस यही पूछ ले कि किस आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होता है, तो आप बड़े खुश हो जाओगे 368 में लगा के कि हमारा सही हो गया। वो उम्मीद मत करिएगा कि ऐसे सिंपल क्वेश्चन आएंगे, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आएंगे। तो देखो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जैसे क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की शुरुआत हुई 1951 से। एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऐसा है जिसको हम लोग कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया, अब वो है 42वां 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इसको जो कॉन्स्टिट्यूशन के जुरिस्टिक पर्सन लोग हैं उन्होंने कहा ये तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है। इतना अमेंडमेंट कर दिया हमारी गवर्नमेंट ने कि इसको तो बोला गया एक छोटा सा संविधान बना दिया गया। अब ये जो 42 नंबर का अमेंडमेंट है जिसको हम लोग 42वां संविधान संशोधन कहते हैं, इस पर आपको ये पकड़ बनानी है कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किस प्राइम मिनिस्टर के प्राइम मिनिस्टरशिप में हुआ। जैसे पहला वाला है तो जवाहरलाल नेहरू के पीरियड में हुआ था, ये तो बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। 42 वाला है तो ये मिसेस इंदिरा गांधी के प्राइम मिनिस्टरशिप में हुआ। इसमें क्या हुआ कि सबसे पहले प्रियम्बिल में 3 वर्ड्स को जोड़ा गया, जो हम लोग की प्रियम्बिल है जिसको कहते हैं की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। की मतलब चाबी, कुंजी। जी जैसे आपके घर में ताला बंद हो तो बिना चाबी से खुलेगा? नहीं खुलेगा। वही तरह प्रियम्बिल है, जब तक आप प्रियम्बिल को नहीं समझोगे संविधान के अंदर नहीं जा पाओगे आप। तो प्रियम्बिल में ही यानी कि जो चाबी थी उसी में परिवर्तन कर दिया गया की में, और 3 वर्ड को जोड़ दिया गया, सेकुलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी। सेकुलर जिसको हम लोग कहते हैं पंथ निरपेक्ष, सोशलिस्ट समाजवादी, समाजवाद नहीं समाजवादी, और तीसरा इंटीग्रिटी एकता। ये 3 शब्द को जोड़ा गया। और इसके साथ साथ हम लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हम लोग को दी गई, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी गई। तो ये हम लोग को क्या करना है,
कि ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को पूरी सीरीज बनाना है जो मेन इम्पॉर्टेंट है। उसमें आप अमेंडमेंट को लिखोगे, उसका ईयर लिखेंगे आप, उसमें क्या प्रोविज़न अमेंडमेंट किया गया वो आप अपने को मेंटेन करेंगे नोट्स में, किस प्राइम मिनिस्टर के सिप में हुआ वो आप मेंटेन करेंगे। तो ये तो हो गया अमेंडमेंट का क्या नाम है, ओल्ड प्रोसेस, मतलब जो ओल्ड अमेंडमेंट है उसको पढ़ने का तरीका। अब हम लोग को लेटेस्ट अमेंडमेंट पढ़ना है। लेटेस्ट अमेंडमेंट 100 से लेके 106, 100 नंबर से लेके 106 तक आप बिल्कुल अपडेट रहिएगा। जो एग्ज़ाम होगा उसमें से आएगा, 100% आएगा। अब देखिए जो 100 नंबर का अमेंडमेंट है, 100 नंबर का अमेंडमेंट ये अमेंडमेंट 2015 का है, 2015 का है। इसमें जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर नरेंद्र मोदी, इन्होंने बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर के साथ एक एग्रीमेंट किया, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, LBA, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट ट्रीटीज़, यानी भारत और बांग्लादेश के बीच में सीमांकन किया गया। और उसके लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारे जो बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ उसको इस अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया। इसी प्रकार और जो ये अमेंडमेंट हुआ फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट शेड्यूल में हम लोगों ने अमेंडमेंट किया। जो फर्स्ट शेड्यूल है उसमें बताया गया है कि जो इंडिया है वो 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज़ का क्या है, यूनियन है। तो उसी में इसको अमेंडमेंट किया गया। 101 देखो जो 101 नंबर का संशोधन है, इसके द्वारा GST, जो GST है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया गया है ये 101 नंबर के संशोधन के द्वारा, और ये ईयर रहा है 2017। इसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ आर्टिकल्स को जोड़ा गया, नई आर्टिकल्स को जोड़ा गया, जैसे 246 ए, 246 ए, 269 ए, 279 ए, ये सब आर्टिकल्स को कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़कर GST को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया गया। ये है 101 कॉन्स्टिट्यूशनल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। देखो जो 102 102 नंबर का संशोधन है, इसी पर MP जुडिशरी में क्वेश्चन आया संडे को। जो 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, इसके द्वारा जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस था, पिछड़ा वर्ग आयोग था, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया गया, संवैधानिक निकाय। और जो इसमें आर्टिकल्स जोड़ी गई 338B, 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 342A, यही MP जुडिशरी में आया क्वेश्चन था। इस समय भी प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी थे। 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 103 नंबर का, जो 2019 में जोड़ा गया। देखिए इसके द्वारा जो फॉरवर्ड क्लास के वीकर सेक्शन के लोग थे उनको 10% रिजर्वेशन दिया गया। फॉरवर्ड क्लास के वीकर सेक्शन के लोग को रिजर्वेशन दिया गया इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS में, गवर्नमेंट सर्विसेज में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अब बार बार क्या बताया, मोदी जी तो हैं ही हैं और बोल दिए अगले बार भी रहेंगे 2024 में भी, ठीक है, तो उसको क्या बार बार बोला जाए। चलो 104th, देखो जो 104th है इसमें दो बातों का अमेंडमेंट किया गया, दो बातों का। पहला अमेंडमेंट तो ये किया गया है कि जो लोकसभा में हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 2 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करते हैं, और जो हमारे गवर्नर्स हैं वो स्टेट के असेंबली में, विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करते हैं। ये जो 104 नंबर का संशोधन था 2020 में हुआ। इसमें यह कहा गया कि अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंग्लो इंडियन को लोकसभा में नॉमिनेट नहीं करेंगे, ख़त्म। जो हमारे स्टेट के गवर्नर हैं वो भी विधानसभा में अब एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट नहीं करेंगे, ख़त्म। एक तो ये बातें कह दी गई कि अब नॉमिनेट नहीं होंगे। इसके साथ साथ
लोकसभा में जो SC ST के सीट का रिजर्वेशन था उसको 10 साल के लिए इंक्रीज़ कर दिया गया। जो लोकसभा में आप लोग देखते होंगे, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप लोग रहते होंगे, कोई ना कोई सीट क्या होती है, रिजर्व होती है। उसमें चाहे जो कैंडिडेट जीते वो जीतेगा SC कम्युनिटी या ST कम्युनिटी का ही, तो उसको 10 साल के लिए रिजर्वेशन और बढ़ा दिया गया। ये 104 नंबर में हुआ। 105 नंबर का अमेंडमेंट है। 105 नंबर के अमेंडमेंट में ये कहा गया कि जो अदर बैकवर्ड क्लास होते हैं, OBCs, इनके आइडेंटिफिकेशन करना, पहचान करना कि कौन सा OBC सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा है, सोशली एंड इकोनॉमिकली कौन OBC क्लास पिछड़ा है, ये जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पास ले रखी थी। उसको वापस कर दिया गया स्टेट गवर्नमेंट को। अब किसी राज्य में OBC कम्युनिटी का कोई भी व्यक्ति सोशली और एजुकेशनली, यानी कि सामाजिक रूप में और शैक्षणिक रूप में पिछड़ा है, इसकी पहचान करेगा स्टेट गवर्नमेंट। ये 105 नंबर का 2021 का है। इसके बाद जो देखो लेटेस्ट का अमेंडमेंट है 106 नंबर का, जो 2023 का है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो आप लोग का एग्ज़ाम होगा इसमें ये आना है 106। देखो 106 के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में 3 आर्टिकल जोड़ी गई। 239 239 AA 330A 330A 332A। देखो ये सब जो आर्टिकल जोड़ी गई है, इसका मोटिव क्या था कि लोकसभा और विधानसभा और दिल्ली के विधानसभा में जो वुमेन्स हैं, महिलाएं हैं, उनको टोटल सीट का 1/3 रिजर्वेशन दिया गया है। 1/3 का रिजर्वेशन दिया गया। तो कहाँ कहाँ दिया गया है? लोकसभा में दिया गया है, विधानसभा में दिया गया है और दिल्ली की विधानसभा में। कहाँ नहीं दिया गया है? राज्यसभा में, विधान परिषद में नहीं दिया गया है, और दिया गया है लोकसभा में और विधानसभा में और दिल्ली की विधानसभा में। तो देखो ये 106 नंबर तक का संशोधन अभी तक हुआ है। अगर आगे कोई संशोधन होता है 7 नंबर का, 8 नंबर का, कोई भी, तो उसको भी आपको अपडेट करना है। ठीक है। तो देखो हम लोग को कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 चीज़ों को पकड़ना है। एक तो आर्टिकल्स पर पकड़ बनाना है, अनुच्छेदों पर। दूसरा आपको पकड़ बनाना है केस लॉ पर, और तीसरा पकड़ बनाना है आपको अमेंडमेंट पर। ये 3 चीज़ों को अगर आप पकड़ लेते हैं तब कॉन्स्टिट्यूशन का पोर्शन आपका स्ट्रांग हो जाएगा। देखो जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसको जब हम लोग GS के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं तो इसको बोलते हैं पॉलिटी। जो भी जुडिशरी होती है, हायर जुडिशरी होती है, APO होता है, वहाँ पर GS भी आता है। तो जब GS आएगा तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का भी क्वेश्चन आएगा। तो एक बार अगर आप इसको बहुत ही डीप में पढ़ लेते हैं तो आपको क्या होगा कि दोनों जगह फ़ायदा मिलेगा। लॉ के पेपर में आप कर ले जाओगे और GS में भी आप कर ले जाएंगे। तो देखो ये तो था कि कैसे आपको क्या क्या पढ़ना है। अभी हमने ना तो कोई चैप्टर आपको शुरू कराया, ना तो कुछ बताया। अब आता है ये कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से कि कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। तो देखिए एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश पीरियड के पहले जो ब्रिटिशर्स थे, उनके आने के पहले भारत में कोई भी कानून नहीं था जिसको हम कोडिफाइड कह सकते, संहिताबद्ध। ब्रिटिश पीरियड के पहले यहाँ पर मुग़ल सम्राट लोग रहते थे। तो जो भी कानून का नाम आया है वो सब आया है ब्रिटिश पीरियड से। क्यों आया? ब्रिटेन में जो वहाँ के सबसे बड़े जुरिस्टिक रहे ब्रिटेन के, उनका नाम था डाइसी। डाइसी ने कहा है कि किसी भी कंट्री के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रूल्स ऑफ लॉ। कोई देश तभी आगे बढ़ सकता है जब उस देश में क्या हो, रूल्स ऑफ लॉ। रूल्स ऑफ लॉ का क्या मतलब होता है? विधि का शासन। विधि का शासन। अब जैसे आप लोग एक छोटा सा बात समझो, एक ऐसा परिवार है जिसके सारे मेंबर्स रूल्स रेगुलेशन के अनुसार काम करते हैं।
रूल्स रेगुलेशन का मतलब है किस समय उठना है, किस समय नाश्ते करने हैं, किस समय पढ़ने हैं, किस समय लोगों को रोजी रोजगार पे जाना है, बिजनेस पे जाना है, सर्विस पे जाना है। कोई परिवार ऐसा है जिसका कोई नहीं है, जब मन का है खाना खा रहे हैं, जब मन उठ रहे हैं। तो आप बताइए, अगर एक स्टूडेंट रूल्स रेगुलेशन से पढ़ता है, कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट, और एक है जब मन किया जो मन का उठा लिया, आज आईपीसी पढ़ा, कल उठाया सीपीसी पढ़ा, परसों उठाया जीएस पढ़ा, फिर एक दिन उठाया तो उसने जो है दूसरा पेपर पढ़ा। और एक स्टूडेंट ने अपना टाइम टेबल बनाया कि हमको 2 दिन ये पढ़ना है, 2 दिन ये पढ़ना है, 2 दिन ये पढ़ना है। तो आप बताओ, जिस परिवार में रूल्स रेगुलेशन है या जिस स्टूडेंट ने टाइम टेबल बनाया है वो अच्छा है, कि जिस स्टूडेंट ने टाइम टेबल ही नहीं बनाया है या जिस परिवार में कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं वो अच्छा है? तो टाइम टेबल बनाएंगे सर बहुत अच्छा है सर। बना है टाइम टेबल, अच्छा तो है, ये तो सर को भी पता मालूम है। कल इसीलिए आप लोग के साथ हमने सेशन लिया था, और जितने लोग कल सेशन में जुड़े थे सबको हमने इसी बात को बताया था कि कैसे आप अपने पढ़ाई की तैयारी करिए। याद है, कल ही बात हुई थी सब लोगों से। तो ये यस सर। डाइसी ने बोला कि रूल्स ऑफ लॉ बहुत ज़रूरी है। तो जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो उन्होंने कहा कि ये तो अब हमारा देश है, ये तो हमारा देश है ना, वो तो उनको थोड़ी नहीं मालूम था कि हमें छोड़ के जाना है। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर भी रूल्स रेगुलेशन लाना शुरू किया। अब देखिए कैसे रूल्स आना शुरू हुआ। तो इसको हम लोग 2 पार्ट में पढ़ते हैं। प्री हिस्ट्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान के बनने की पूर्व अवस्था। उस समय क्या होता था कि 1600 में ब्रिटेन की जो क्राउन थी, महारानी थी, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक चार्टर दिया था। चार्टर का मतलब तो राजपत्र, राजा का पत्र, रानी का पत्र, कि आप जाइए और ईस्ट की ओर बिजनेस कर सकते हैं आप लोग। ठीक। तो जो चार्टर आया, यहीं से शुरुआत होती है हम लोगों की पॉलिटी की। तो देखो, ब्रिटिश पीरियड में 1600 से लेकर 1857 तक यहाँ पर क्राउन शासन नहीं करती थी। यहाँ पे क्या होता था, शासन करते थे मुगल सम्राट। भारत में 1857 की क्रांति के पहले तक यहाँ के जो शासक थे वो मुगल सम्राट थे, और मुगल सम्राट के समय ही ईस्ट इंडिया कंपनी आई, अकबर के समय। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई, वो कंपनी इंडिया में कैसे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करेगी, कंपनी कैसे चलाएगी, इसको गवर्न करती थी क्राउन अपने हाथ में। तो क्राउन ने कहा कि 1600 ईस्वी के चार्टर के द्वारा कि आप जाइए ईस्ट की ओर बिजनेस करिए, लेकिन 15 साल करिएगा बस। 15 साल के बाद आपका बिजनेस रिन्यूअल किया जाएगा। अगर रिन्यूअल होगा तो आप बिजनेस करिएगा, नहीं तो आपको वापस आना है। और इतना रुपए आपको पर मंथ कंपनी को देना है, किसको, क्राउन को। क्राउन पैसा लेती थी स्टेट कंपनी से, और आप जाइए बिजनेस करिए। तो देखो 1600 से लेके 1857 तक, जब तक यहाँ मुग़ल सम्राट थे, अंतिम मुग़ल सम्राट थे बहादुर शाह जफ़र सेकंड। वहीं से मुग़ल सम्राट ख़त्म हो गए, अंतिम मुग़ल सम्राट, लास्ट मुग़ल एम्पेरर। तो 1600 लेके 1857 तक टोटल 12 चार्टर आए, और ये चार्टर क्राउन के द्वारा भेजे जाते थे ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाने के लिए। अब देखो कौन कौन सा चार्टर है। चार्टर 1600, चार्टर 1681, चार्टर 1683, चार्टर 1726, चार्टर 1753, चार्टर 1773, चार्टर 1781, चार्टर 1784, चार्टर 1793, चार्टर 1813, चार्टर 1833, चार्टर 1853। ये चार्टर आए। 1600 में आए, 1681 में आए, 1683 में आए, 1726 में आए, 1753 में आए, 1773 में आए, 1781 में आए, 1784, 1793, 1813, 1833, 1853। इसमें से जो चार्टर 1726 था, इसको बोलते हैं रॉयल चार्टर।
रॉयल चार्टर, ये सब आता है आप लोग के एग्ज़ाम में। रॉयल चार्टर इसलिए था, इस चार्टर के द्वारा पहली बार ब्रिटेन से लॉ ऑफ टार्ट्स इंडिया आया। जो लॉ ऑफ टार्ट्स है, अपकृत विधि है, वो हम लोगों का नहीं है, वो ब्रिटेन का है। इंडिया आया। इंडिया में इसलिए आया कि जो ब्रिटिशर्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो अपना प्रेसिडेंसी टाउन बना लिए थे इंडिया में। जो प्रेसिडेंसी टाउन था सूरत, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, इसी नाम से जानना है। तो यहाँ पे इन्होंने प्रेसिडेंसी टाउन बना लिया था। टाउन का मतलब है कि यहाँ पर मैक्सिमम ब्रिटिशर्स रहते थे। तो ये लोगों ने कहा कि जैसे इंग्लैंड में लॉ ऑफ टार्ट्स है, कोई किसी को शोरगुल नहीं करेगा, हल्ला गुल्ला नहीं करेगा, गंदा नहीं बोलेगा, तो इस तरह प्रेसिडेंसी टाउन में भी ये रूल्स लागू कर दिया जाए। तो पहली बार प्रेसिडेंसी टाउन में मेयर कोड बनाई गई और यहाँ पर लॉ ऑफ टार्ट्स लाया गया। जब ये लॉ ऑफ टार्ट्स आया तो जो कंपनी में क्या हुआ कि भ्रष्टता शुरू हो गई, तो उसको कंपनी के जो करप्शन आया उसको रोकने के लिए क्राउन ने 1773 का जो चार्टर भेजा, उसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग का मतलब होता है रेगुलेट करना। जैसे आप लोग टीवी को मोबाइल से कैसे रेगुलेट करते हो, टीवी को लेटे चलाते रहते हो, ठीक ना, रिमोट से। फैन है, फैन को रेगुलेटर से घुमाते रहते हो। तो उसी तरह कंपनी को रेगुलेट करने के लिए उन्होंने भेजा रेगुलेटिंग एक्ट। इसी बीच में क्या हुआ कि एक कंपनी का गवर्नर जनरल बन के आए लॉर्ड डलहौजी 1848 पे। जो लॉर्ड डलहौजी थे, इनका जो पीरियड था वो आधा पीरियड तो इनका बहुत ही अच्छा था, लेकिन आधा पीरियड इनका बहुत ख़राब था। अच्छा पीरियड क्या था? जो हम लोगों के रेलवे सिस्टम है, ये लॉर्ड डलहौजी की देन है। जो हमारे यहाँ पोस्टल सर्विसेज है, डाक सेवा है, डलहौजी की देन है। लेकिन इनका एक गड़बड़ था, वो था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, अपहरण की नीति। इसमें था ऐसे राजे रजवाड़े जो बिना संतान के मर जाएंगे तो उनके यहाँ कोई गोद नहीं लिया जाएगा। एडॉप्शन का सिस्टम नहीं था। और अगर कोई गोद लेता है तो अपने राज्य में ब्रिटेन क्या रखना पड़ेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना। तो इस बात को लोग बहुत नाराज़ हुए और सबसे ज़्यादा नाराज़ हुई झांसी की रानी मनुबाई। तो यहीं से जो है रिवोल्ट शुरू होता है। 1857 का रिवोल्ट हुआ। जो 1857 की क्रांति हुई, हम इंडियंस को जो रिप्रेजेंट किया बहादुर शाह जफर ने। तो क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी बड़ी जल्दी आसानी से हमारी रिवोल्ट को दबा ली गई और हम लोग एक तरह से फेलोर हो गए। तब क्राउन ने देखा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग हैं वो 1% से कम हैं इंडिया में, और 99% तो यहाँ पर इंडियंस हैं। अब ये रिवोल्ट करने लगे हैं। तो उन्होंने क्या किया है कि चार्टर भेजना बंद कर दिया और उन्होंने ये डिसीजन लिया कि अब यहाँ पर 1857 की क्रांति के बाद अब यहाँ पे मैं खुद शासन करूँगी डायरेक्ट। और उन्होंने भेजा इंडियन काउंसिल एक्ट, भारतीय परिषद अधिनियम 1858। पहली बार अब चार्टर की जगह पर आना लगा एक्ट। तो आया इंडियन काउंसिल एक्ट, भारतीय परिषद अधिनियम 1858। तो इसमें देखो इन्होंने बड़ा बोल्ड स्टेप लिया। पहला तो ये स्टेप लिया कि यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी वापस। दूसरा, गवर्नर जनरल की पोस्ट ख़त्म। और तीसरा, लॉर्ड मैकाले की नेतृत्व में चेयरमैनशिप में उन्होंने बनाया कमेटी और ये बोला कि आप पेनल कोड बनाइए पेनलाइज करने के लिए। और जो पेनल कोड है किसको पेनलाइज करने के लिए बनाया गया है? आईपीसी। ब्रिटिशर्स को कि हम इंडियंस लोगों को, इंडियन को। तो आप क्यों पेनलाइज होते हो? अब तो आप स्वतंत्र हो गए ना। इसीलिए आईपीसी को रिप्लेस करके बनाया गया बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। अब भारतीयों के साथ न्याय किया जाएगा, भारतीयों को दंड नहीं दिया जाएगा। इंटरव्यू का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आईपीसी को रिप्लेस करके क्यों बीएनएस बनाया गया है?
तो आप उल्टा सीधा आंसर मत दीजिएगा। आईपीसी को ब्रिटिशर्स ने इसलिए बनाया था कि जो इंडियंस है इनको पेनलाइज किया जाए, दंड दिया जाए। और कौन कौन सा दंड? बड़ा भयानक भयानक, फांसी, आजीवन कारावास, काला पानी, ये सब दंड दिया जाता था। और वो कारावास लगता था सादा कठोर, वो लगता था, जुर्माना लिया जाता था, कोड़े मारे जाते थे। और काला पानी जानते, कहीं ले जाके आपको डेजर्ट में कहीं पे किसी आइलैंड पे छोड़ दिया गया, टापू वापू पर, और वहाँ पे या तो आप घुट घुट के मर गए और या आपको कोई वाइल्ड एनिमल खा गया। ये कठोर दंड मिलता था। और जो जेल होती थी भयानक होती थी कि आज की तरह होती थी? कोई रिफॉर्मेटिव वर्क होता था? कुछ नहीं। पत्थर तोड़वाना, और जेलर के पास इतनी पावर थी जब चाहे तब वो कोड़े बरसा दे। तो इसी को रिप्लेस करके हम लोग चूँकि अब वेलफेयर स्टेट में जी रहे हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि भारत कैसा राज्य है? लोक कल्याणकारी राज्य। किस आर्टिकल में कहा गया? 38 में। तो लोगों के कल्याण के लिए हमारी गवर्नमेंट ने अब बना दिया भारतीय न्याय संहिता। लोगों के साथ न्याय किया जाएगा, पेनलाइज नहीं किया जाएगा। तो देखो, जो इंडियन गवर्नमेंट इंडियन काउंसिल एक्ट है, ये चलता रहा। और जो ब्रिटिशर्स थे, हम लोग का एक तरह से मूवमेंट भी चल रहा था, आंदोलन भी चल रहा था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वगैरह बन चुकी थी। कैसे कॉन्स्टिट्यूशन का नंबर आता है बनने का? तो देखिए, विश्व में 2 बार वर्ल्ड वार हुआ है, विश्व युद्ध हुआ है। पहला वर्ल्ड वार जो हुआ है 1914 से 1919 तक, फर्स्ट वर्ल्ड वार। और 1920 में बना था लीग ऑफ नेशन, राष्ट्र संघ। और राष्ट्र संघ को, लीग ऑफ नेशन को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि सेकेंड वर्ल्ड वार ना हो। लेकिन 20 साल के बाद 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया। जब सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ, और ये चला 1939 से 1945 तक, और अभी 45 चल ही रहा था, ख़त्म नहीं हुआ था। लड़ते लड़ते जन धन दोनों की हानि हुई। जैसे आप लोग सुनते हैं ना, रूस और यूक्रेन लड़ रहे हैं, अब तो मीडिया भी उसको देना बंद कर दिया। हमास वाला आप लोग सुनते हैं, रोज़ सुनते हैं ना। तो ये सब तो अभी 2 कंट्री लड़, उसमें पूरा विश्व लड़ रहा था। तो जब 1945 में वर्ल्ड वार पीक पर चल रहा था, तब 50 देश, विश्व के 50 कंट्रीज सैन फ्रांसिस्को यूएस में इकट्ठा हुए, और उन लोगों ने ये डिसीजन लिया कि अब किसी भी तरह से ये विश्व युद्ध को रोका जाए। लोग मारे जा रहे हैं, प्रॉपर्टी नष्ट हो रही है, रोका जाए। तो सैन फ्रांसिस्को में 26 जून 1945, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेज, उस दिन यूएन के चार्टर पर सिग्नेचर किया गया, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप लोग यूनो बोलते हो। जैसे सिग्नेचर हुआ, एक देश और उसमें शामिल हो गया, उसका नाम है पोलैंड। तो देखो, जो यूएन का चार्टर है उसमें 51 कंट्रीज़ ने सिग्नेचर किया है, मौलिक सदस्य। अब 51 को कैसे याद करोगे? 1 + 50। तो देखो, 50 को तो आप याद नहीं कर पाओगे, तो एक को तो याद कर लोगे ना, पोलैंड। और यही आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। सिग्नेचर किया, हम लोगों ने भी सिग्नेचर किया था। हम लोग का उसमें स्टेटस क्या था? हम लोग का स्टेटस था ब्रिटिश इंडिया। हमारे देश का नाम था ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटेन भी ने सिग्नेचर किया, ब्रिटिश इंडिया ने भी सिग्नेचर किया। और 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945 को यूएन के चार्टर को क्या कर दिया गया? इन्फोर्स कर दिया गया। तो 2 डेट आप लोग याद रखना। डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ यूएन चार्टर, यूएन चार्टर के ग्रहण की तिथि 26 जून 1945। डेट ऑफ इम्प्लीमेंट ऑफ द यूएन चार्टर 24 अक्टूबर 1945। अब देखिए, जो यूएन का चार्टर है उसका आर्टिकल नंबर 1 कहता है कि कोई देश किसी दूसरे देश को गुलाम नहीं बनाएगा। कोई देश किसी दूसरे देश को गुलाम नहीं बनाएगा। इस बात को जो हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट्स के चलाने वाले लोग थे, क्योंकि उसमें मैक्सिमम लोग बैरिस्टर थे, नेहरू जी बैरिस्टर, मोतीलाल नेहरू बैरिस्टर, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बैरिस्टर, गांधी जी बैरिस्टर,
यानी एडवोकेट। तो उन लोगों ने यूएन के हेडक्वार्टर में ये एक बात उठाई कि ब्रिटेन हमको फिर गुलाम क्यों बनाया। जब ब्रिटेन भी यूएन चार्टर का मेंबर है, हम लोग भी, ब्रिटिश इंडिया भी है, तो हमको ये गुलाम क्यों बनाया। तो ब्रिटेन में जनरल इलेक्शंस हुआ 1946 में, और जनरल इलेक्शंस में जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जीत के आए वो थे क्लेमेंट एटली। तो क्लेमेंट एटली ने इमीडिएटली एक कमीशन बनाया जिसको कहते हैं कैबिनेट मिशन। अपने कैबिनेट के 3 लोगों को उन्होंने सेलेक्ट किया और इंडिया भेजा। अब बोला आप जाइए इंडिया के जो नेशनल मूवमेंट चलाने वाले लोग हैं उनसे बात करिए और तुरंत इन लोग को स्वतंत्रता के बारे में बोलिए कि हम आपको स्वतंत्र करने को तैयार हैं। तो जो कैबिनेट मिशन था उसके 3 मेंबर्स थे। चेयरमैन थे पैथिक लॉरेंस, जो उसके 2 मेंबरान थे एवी अलेक्जेंडर और सर स्टेफर्ड क्रिप्स। ये तीनों लोग आए। तो जो हमारे मूवमेंट चलाने वाले लीडर्स थे उनसे उन्होंने कहा कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर तो आपको स्वतंत्रता देने को तैयार है, लेकिन आप ये बताइए कि अगर यहाँ से ब्रिटिशर्स चले जाए तो किस रूल्स रेगुलेशन से आप इस देश को चलाएंगे। आपका कोई रूल्स रेगुलेशन है। और हम लोग भूल गए थे कि हम लोग कितने दिन तक गुलाम थे। 1000 वर्ष तक गुलाम थे हम लोग। हम लोग के ऊपर विदेशी आक्रांता के रूप में जो हुआ था महमूद गोरी के द्वारा 1192 में हम लोग गुलाम हो गए तराइन के सेकेंड वार से। और समय समय पर हमारे ऊपर जितने विदेशी शक्तियां सबने शासन किया। और बचा खोचा जो ब्रिटिशर थे उन्होंने हमारी संस्कृति को ख़त्म कर दिया। हम भूल गए कि हमारे पास तो कोई रूल्स रेगुलेशन है नहीं। कल ये ब्रिटेन के लोग चले जाएंगे तो कैसे देश चलेगा। फिर आपने कोई अपनी गवर्नमेंट बनाई। कैबिनेट मिशन ने 2 चीज़ें पूछा था, एक तो आपके पास अपना कोई रूल्स रेगुलेशन और प्लस आपके पास अपनी कोई गवर्नमेंट। तो पता चला 0/0 और रोज़ हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। तब जो उस समय के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड बबेल, उन्होंने नेहरू जी के नेतृत्व में इंटरिम गवर्नमेंट बनवाई। 2 सितंबर 1946 को शाम को 8 बजे नेहरू जी को आमंत्रित किया गया और लॉर्ड बबेल ने कहा कि आप पहले इंटरिम गवर्नमेंट बनाइए। और इंटरिम गवर्नमेंट की ओथ होते होते रात को 2 बज गए। इसीलिए इंटरिम गवर्नमेंट की जो डेट मिलती है, कहीं 2 सितंबर मिलती है, कहीं 3 सितंबर मिलती है, तो आप लोग लिखोगे 2 सितंबर 1946 मिडनाइट को जवाहरलाल नेहरू को बना दिया गया इंटरिम गवर्नमेंट का मुखिया। प्राइम मिनिस्टर मत बोलिएगा, उस समय तो मालूम ही नहीं था कि पोस्ट क्या है। बहुत से गाइड वाइड में हम पढ़ते लिख देते अंतरिम प्रधानमंत्री। प्राइम मिनिस्टर शब्द था उस समय, कॉन्स्टिट्यूशन था, तो कहाँ से आपने अपने तरफ से लिख दिया। तो ये ध्यान रखिएगा। इसी इंटरिम गवर्नमेंट ने क्या किया, पूरे ब्रिटिश इंडिया में, उसमें पाकिस्तान, भारत, ये सब बांग्लादेश, सब हम लोग एक ही तो थे उस समय। तो उस समय क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन हुआ, संविधान सभा का चुनाव। 10 लाख की जनसंख्या पर एक पोस्ट रखी गई। पूरे ब्रिटिश इंडिया से इलेक्शन हुआ। 389 मेंबर हम लोग इलेक्ट होकर आए। और ये हुआ कि जो ये 389 लोग आए यही संविधान को बनाएंगे, यही संविधान को बनाएंगे। तो 389 मेंबर्स के साथ लेकर पहली मीटिंग बनाई गई, नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज की गई 9 दिसंबर 1946 को। ये जो पहली मीटिंग थी इसके चेयरमैन थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, बिहार के। ये थे टेम्परेरी, अस्थायी बनाया गया था इनको, ठीक है। लेकिन जो ये मीटिंग थे इसका बायकाट कर दिया मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग का ये कहना था कि हमने तो दूसरे देश की मांग किया है, पाकिस्तान, और ये जो संविधान बन रहा है ये तो भारत का बन रहा है। उन्होंने बहिष्कार कर दिया। देखो, पाकिस्तान के बारे में संवैधानिक रूप में जान लो कि जो पाकिस्तान शब्द है इसको दिया चौधरी रहमत अली ने। ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, चौधरी रहमत अली ने।
और जो मोहम्मद अली जिन्ना थे उन्होंने कहा था 2 नेशंस, 2 राष्ट्र का सिद्धांत, यानी जब हम लोग को ब्रिटेन से छुटकारा मिलेगा तो 2 देश बनेंगे। तो गलती से कभी भी टिक मत लगा देना कि जिन्ना पर, पाकिस्तान शब्द की उत्पत्ति किसने की, जिन्ना पर टिक मत लगाएगा, चौधरी रहमत अली के। जिन्ना ने कहा था 2 राष्ट्र का सिद्धांत। तो 9 दिसंबर को मुस्लिम लीग हम लोग से अलग हो गए अपने मेंबर को लेके। देखो, अगर आप लोग इंडियन नेशनल मूवमेंट्स की इन सब बातों को सीख लोगे तो आपके अंदर इतना विल पावर आ जाएगी, देशभक्ति आ जाएगी, ठीक है ना, अपने अंदर आप ऑनेस्टी ला दोगे। इसीलिए आप लोग को ये सब बातें देखिए बताई जाती हैं। तो फिर क्या हुआ कि जब वो बायकाट कर दिया तो 2 दिन के बाद फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग बुलाई गई 11 दिसंबर 1946 को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का परमानेंट चेयर बना दिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के ही, देखिए आपके बिहार का कितना योगदान है। फिर 2 दिन के बाद 13 दिसंबर को फिर मीटिंग बुलाई गई। 13 दिसंबर की जो मीटिंग थी उसमें जो जवाहरलाल नेहरू थे, इंटरिम गवर्नमेंट के मुखिया, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने रखा ऑब्जेक्टिव प्रपोजल, उद्देश्य प्रस्ताव। ये संविधान सभा का उद्देश्य क्या है? तो उसमें उन्होंने बताया कि देखिए जो संविधान बन रही है इसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो जो जो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ज़रूरत थी उन चीज़ों पर कमेटियाँ बनाई गई, जैसे फंडामेंटल राइट कमेटी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल कमेटी, गवर्नमेंट किस तरह की होगी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, ठीक है, सब पर कमेटियाँ बनाई गई। और ये कमेटियों को कहा गया कि आप लोग अपने अंडर में सब कमेटी बना लो, समिति और उप समिति, झंडा कैसा होगा, सब पे कमेटी बना दी गई। और ये कमेटी से कहा गया कि जो देश आपको बेस्ट लगे उस देश के प्रोविज़न को कॉन्स्टिट्यूशन में ले आइए। तो कमेटियाँ विदेश गई, फॉरेन कंट्री में उन्होंने उस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा, लिखा, देखा, ले आए। आज का समय थोड़ी नहीं कि नेट पे आपको मिल गया। तो जो कमेटियाँ अपनी अपनी रिपोर्ट तैयार की, उस रिपोर्ट को कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने रखा कि भाई देखिए फंडामेंटल राइट्स के बारे में ये रिपोर्ट, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पर ये रिपोर्ट, इमरजेंसी प्रोविज़न पर ये रिपोर्ट, फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट पर ये रिपोर्ट। जब सारी मटेरियल आ गए, रॉ मटेरियल इकट्ठा हो गया, तब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक कमेटी बनाई, ड्राफ्टिंग कमेटी, कि सारा रॉ मटेरियल्स को ड्राफ्ट कौन करेगा, सिस्टमेटिक कौन करेगा, सुव्यवस्थित कौन करेगा। तो उसको बनाया गया ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति। तो जो प्रारूप समिति थी, ड्राफ्टिंग कमेटी थी, वो 29 अगस्त 1947 को, 29 अगस्त 1947 को बने। डॉक्टर BR अम्बेडकर इसके चेयरमैन थे। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या किया, सारे रॉ मटेरियल को सिस्टमेटिक कर दिया, सुव्यवस्थित, जिस कारण हम लोग डॉक्टर अम्बेडकर को बोलते फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के पिता। बहुत बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन है। जब उन्होंने सिस्टमेटिक कर दिया तो ये हुआ कि अब कॉन्स्टिट्यूशन को लिख दिया जाए, ठीक। तो उस समय हम लोग के पास जो इंक होती थी, स्याही होती थी, वो बड़ी पुअर होती थी, आज के तरह नहीं जैसे आप लोग लेके बैठे हो। आपके कोई जो आपके फैमिली में सबसे ओल्डेस्ट हो उनसे पूछिए कि कैसी इंक होती थी। तो वो क्या होती थी कि वो पैकेट में या पुड़िया में मिलती थी सूखा इंक, उसको पानी में डाल के बनाई जाती थी इंक। हम लोग भी बचपन में उसी से लिखते थे और नरकट से लिखी जाती थी। तो उस इंक की जो ड्रॉबैक होता था कि कुछ दिनों बाद वो इंक उड़ जाती थी और पेज पीले हो जाते थे, येलो। तो युवा क्या है, इस इंक से अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे तो फिर वो तो मिट जाएगा। तब हम लोगों ने चाइना से इंक मंगाया, और जो चाइना की इंक है जो आज आप लोग पेन यूज़ करते हो उसी तरह का, उस चाइना के इंक से हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया। अब ये हुआ कि हैंड राइटिंग में लिखा जा रहा है, तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसकी हैंड राइटिंग सबसे अच्छी है, जिसको कहते हैं कोरियोग्राफर।
तो उस समय जो सबसे अच्छे माने जाते थे हैंड राइटिंग वाले, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इन्होंने अपने हैंड राइटिंग में इंग्लिश में और हिंदी में कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा। कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में इन्होंने 6 महीने का समय लगाया। एक एक हैंड राइटिंग से लिखा है, कभी दिल्ली जाइए पार्लियामेंट हाउस में रखा है, देख सकते हैं आप। और 251 पेज में इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा, 251 पेजेस, 6 मंथ। अब जो हम बताने जरा ध्यान से सुनिए, आंसू निकल आए तो ज़्यादा अच्छा है। जब इन्होंने 6 महीने का समय लगाया तो हमारी गवर्नमेंट ने बोला कि आपको इसके लिए क्या पैसे दिए जाए। भाई आपने 6 महीना अपना घर बार छोड़ के, सारा काम छोड़ के ये काम किया। तो इन्होंने क्या बोला कि मैं इतना भाग्यशाली हूँ कि मुझे अपने देश का संविधान लिखने का मौका मिला, मुझे एक पैसे नहीं चाहिए, कोई मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। नेहरू जी ने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया था वो, कि ये जो मेरी हैंड राइटिंग है इसको मेरे ग्रैंडफादर ने सिखाया है, बाबा जी ने, दादाजी ने। तो आप ऐसा करिए, लास्ट में बस उनका नाम लिख दीजिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो आप समझिए जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है पार्लियामेंट हाउस में रखा हुआ है, वो लास्ट का जब पेज आता है तब प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के बाबा जी का नाम मिलता है, जो नारायण रायजादा के नाम से जाने जाते थे। प्रेम बिहारी इनके फादर का नाम, नारायण रायजादा इनके पिता का नाम, बाबा का नाम। तो बाबा और पिता के नाम से है, ठीक है। तो इन्होंने एक पैसे नहीं लिए, ये है कंट्रीब्यूशन। आज का कोई हो तो पहले तो स्याही का घोटाला करे, फिर पेज का घोटाला करे, जितने घोटाले हैं सब कर डाले। तो उन्होंने सोचिए नहीं लिया। तो जब ये उन्होंने अपने हैंड राइटिंग में तैयार कर दिया, तब डॉक्टर अंबेडकर ने 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने, संविधान सभा के सामने इस कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोड्यूस किया, जिसको कहते हैं डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान के ग्रहण की तिथि। और इसको आप लोग को कहाँ मिलता है? प्रीएम्बल की लास्ट लाइन, प्रीएम्बल की लास्ट लाइन पढ़िएगा तो उसमें लिखा रहता है 26 नवंबर 1949 को आत्मार्पित, अंगीकृत और अधिनियमित। आत्मार्पित मतलब समर्पित करना, अंगीकृत मतलब एडॉप्ट करना, अधिनियमित मतलब कानून का रूप लेना। तो 26 नवंबर को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या किया? एक्सेप्ट कर लिया। तो जो 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई थी और अंतिम मीटिंग हुई थी 26 नवंबर 1949 को, इस रेंज को आप जोड़ोगे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन आ जाएंगे। जो आप लोग पढ़े होंगे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे, उसका जो रेंज है वो है 9 दिसंबर 1946 से 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949। यह है संविधान के बनने का समय। देखो जो संविधान बना उसमें 64 लाख रुपए खर्च हुए, 64 लाख रुपए, 6.4 करोड़ रुपीस। ये पैसे कहाँ से आए? तो इसका आंसर आप बताना कि जो हमारे होम मिनिस्टर थे उस समय, सरदार पटेल, सरदार पटेल का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है कि जितने देसी राजे रजवाड़े हैं उनको उन्होंने इस बात के लिए एग्री किया कि आप लोग अब ये देसी राजे रजवाड़े वाला सिस्टम बंद कर दीजिए, यानी राजतंत्र बंद कर दीजिए, मोनार्की बंद कर दीजिए, मोनार्की को छोड़कर आप डेमोक्रेसी में आ जाइए, आप अपनी रियासत को मिला दीजिए भारत संघ में, और जो आपका पैसा है वो अब हो जाएगा भारत का संचित निधि। राजे रजवाड़ों पर बड़ा पैसा था, ये जान लीजिएगा। और देखिए जो राजे रजवाड़े हैं आप लोग देखेंगे अभी भी उनके महल वगैरह आप देखेंगे कितने अच्छे बने हैं, राजस्थान में तो भरपूर है। तो उसी पैसे से हम लोग, हमारे सरकार ने संविधान के खर्चे को किया, जो कमेटियां जाती थी विदेश का भ्रमण करती थी। जब संविधान एडॉप्ट हो गया तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से ये कहा गया
कि जब तक पार्लियामेंट नहीं बनती तब तक आपका स्टेटस रहेगा इंटरिम पार्लियामेंट, अंतरिम संसद। और चूंकि 1000 वर्षों के बाद देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, इसलिए एक बार इसको रिव्यू कर लीजिए, पुनराविलोकन। कोई चेंजेस हो तो चेंजेस कर लिया जाए, तब इसको इन्फोर्स किया जाए। देखिए, कोई जब मेजर एक्ट बनता है, बड़ा एक्ट बनता है, तो इन्फोर्स में टाइम लगता है। चाहे हमारी आईपीसी बने तब टाइम लगा, 15 महीने के बाद आईपीसी इन्फोर्स हुई थी। कॉन्स्टिट्यूशन 2 महीने के बाद इन्फोर्स हुआ। और बीएनएस जो आप लोग का अभी बना हुआ है बीएनएस, ये भी 1 साल के बाद इन्फोर्स होने जा रहा है। तो 2 महीने में हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अब इसका नाम बदल के हो जाएगा इंटरिम पार्लियामेंट। और इंटरिम पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन को रिव्यू किया। रिव्यू करने के बाद 26 जनवरी 1950 को इन्फोर्स कर दिया। तो 26 जनवरी को हम लोग किन किन नामों से जानते हैं? रिपब्लिक डे, डेट ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। रिपब्लिक डे इसलिए कहा जाता है, देखो 2 सिस्टम है, एक है डेमोक्रेसी, एक है रिपब्लिक। ये दोनों रिवर्स होता है मोनार्की के, राजतंत्र के दोनों विपरीत होता है। जो मोनार्की होती है, राजतंत्र होता है, इसमें राजा ही मुखिया होता है और जिसको राजा चाहता है अपने हिसाब से रखता है। लेकिन इसका रिवर्स क्या है? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी जो वर्ड है, इसको अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर, अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉन इब्राहिम ने बोला है, जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता की सरकार। इसके द्वारा जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1947 को देश के पहले प्रधानमंत्री बने। तो जो हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट है, इसको बोलते हैं चीफ ऑफ द गवर्नमेंट, इसको बोलते हैं शासना अध्यक्ष, शासन को यही चलाते। दूसरा होता है चीफ ऑफ द नेशन, राष्ट्र अध्यक्ष, वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो हमारे यहाँ 2 चीज़ है, चीफ ऑफ गवर्नमेंट, चीफ ऑफ नेशन। तो ये कहा गया कि जो चीफ ऑफ गवर्नमेंट है यानी प्राइम मिनिस्टर है, उसका तो इलेक्शन होता ही होता है हमारे यहाँ, सारे एमपीज प्राइम मिनिस्टर चुनते हैं। लेकिन जो रिपब्लिक का मुखिया होगा यानी चीफ ऑफ द नेशन होगा, वो भी इलेक्ट होगा, हेरिडिटी नहीं होगा, आनुवंशिक नहीं होगा। तो अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हम लोगों ने पहला अपना राष्ट्रपति बनाया। ठीक है, तो ये देखो कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री है। समझ में आया सबको? अच्छा लगा? समझ में आया कि नहीं? बेसिक चीज़ें सब। जी सर। हाँ, अभी इसको एक एक चैप्टर वाइज आप लोग को पढ़ाएंगे। अभी तो हमने आप लोगों को केवल ये बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या पढ़ना है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसमें जितनी डेट्स है उसका खेल बहुत इम्पोर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। यह आपसे पूछा गया संविधान सभा की पहली बैठक की चेयरमैन सब किसने की? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। ठीक, संविधान सभा के क्या नाम है, चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सब आप लोग के एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये आज वाला जो क्लास है ये कल 11 बजे आप लोग को मिलेगा। ठीक है, 11 बजे कल सुबह भेजेंगे, तो आप लोग उसको फिर देख लीजिएगा। और कल हम लोग जो क्या नाम है टॉपिक पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान बनने का सिस्टम। ठीक है, किसी कुछ पूछना हो तो पूछ लो, फिर कल हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है सर, राष्ट्रपति के आपने क्या बताया? देखो, दो प्रेसिडेंट। चीज़ें होती हैं। पहले तो आप अपना कैमरा ऑन करिए। कैमरा क्यों बंद किया है मुरारी? चलो, देखो 2 चीज़ें हैं, एक होता है चीफ ऑफ द गवर्नमेंट, एक होता है चीफ ऑफ द नेशन। चीफ ऑफ द गवर्नमेंट का मतलब होता है शासनाध्यक्ष, जो शासन चलाएगा। उसमें हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रखा गया है, तो ये पोस्ट दी गई है प्राइम मिनिस्टर को। दूसरा होता है चीफ ऑफ द गवर्नमेंट, राष्ट्राध्यक्ष,
ये पोस्ट दी गई है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। वो चीफ होंगे किसके, नेशन के, और वो ऑनरेबल पोस्ट होगा। इसलिए कि भारत का प्राइम मिनिस्टर बहुत ही शक्तिशाली होता है, और अमेरिका में प्रेसिडेंट क्यों शक्तिशाली है, अमेरिका के प्रेसिडेंट क्यों शक्तिशाली होता है, हमारे यहाँ प्रेसिडेंट क्यों नहीं शक्तिशाली है। अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहाँ प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, तो वहाँ पे सारी पावर लेके बैठे हुए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और हमारे यहाँ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को क्या बोला गया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपनी एग्जीक्यूटिव पावर को यूज़ करेंगे काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पे, आर्टिकल 53। राष्ट्रपति वही कार्य करेंगे जो मंत्रिपरिषद उनको सिफारिश करेगा। आप लोग देख रहे हैं अयोध्या की भगदड़ मची हुई है, राष्ट्रपति का नाम आया कि कब जाएंगे राष्ट्रपति, क्योंकि चीफ ऑफ द जो हमारे के यहाँ ध्यान रखिएगा, जो गवर्नमेंट है वो प्राइम मिनिस्टर को हमारे यहाँ पावर दिया गया है। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम किसी को, चलिए।